गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आपकी बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल हम लोगों ने बेसिक के तौर पे एक आउटलाइन लिया कि कोर्स में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको वो दिखाऊँगा जो कि आपको पेपर में वहाँ पर 2 घंटे में दिखेगा साइंस में। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाने की पूरे तरीके से कोशिश करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 9th मोशन चैप्टर से, और उसके बाद इसी को प्यार से 11th की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि 9th और 11th ही जुड़ा हुआ है और 10th और 12th जुड़ा हुआ है। तो जो चीज़ 9th में वो चीज़ 11th में भी है, तो एकदम फ्रॉम द बेसिक, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब टॉपिक खत्म हो गया। और उसके बाद जाके आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, 9th की एनसीईआरटी पढ़िए। 9th की एनसीईआरटी तो कल आज जो पढ़ाऊंगा वो कल दिखाऊंगा, तो उस टाइम में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन। ठीक है, मोशन में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो आप सुनते होंगे बार बार, मैकेनिक्स है क्या? तो वही जो मटेरियल हैं, ऑब्जेक्ट्स है, इनका जो मोशन है, इसकी जो बारे में हम फिजिक्स में जिसमें पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, अब उसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, और काइनेमेटिक्स चलता हुआ, ऐसे करके याद रखें। जो रेस्ट में है तो दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। ठीक है, और काइनेमेटिक्स हो गया मतलब वही जो मूविंग वगैरह है। ठीक है ना, वो सब याद रखना है। ठीक है, ये सब डायनेमिक्स वगैरह उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलने दीजिए। अब वही मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो अगर आप किसको बोलिएगा कि कोई भी चीज़ मोशन में और कोई भी चीज़ रेस्ट में है, ठीक है ना, तो एक तो आप फ्रेम अगर आप जानते होंगे कि फ्रेम, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इनर्शियल फ्रेम वाली बात। अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है, और कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, चल के जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में आपके ये आप हुए, आपके रिस्पेक्ट में क्या है, मूविंग में है कि रेस्ट में है? बिल्कुल मूविंग में है। ठीक है, ये चीज़ मतलब आपके देखने का तरीका है। ठीक है ना, हो सकता है आप भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा हो। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि यही सब चीज़ जो है सो मतलब क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन किसको कैसे किस हिसाब से देख रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखा है, द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और अगर वही चीज़ बात उठ जाएगी कि मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे, तो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स ये क्या है, मोशन में। मतलब ये यहाँ था, कुछ देर बाद यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, और यहीं के यहीं रह गया, दैट मीन्स रेस्ट में है। तो एकदम बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मोशन भी अगर वो होगा, ये मतलब मोशन में है, मतलब चल रहा है, रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो किस किस टाइप से हो सकता है? तो एनसीईआरटी कल को आपको स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकता है। तो पहला आ जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। सर्कुलर तो जानते ही हैं, सर्कुलर, रोटेटरी, गोल 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 गोल। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा। ठीक है, याद रहेगा। तो 2 वर्ड यहाँ से क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन में तो रेक्टिलिनियर, सर्कुलर तो जानते ही हैं। तीसरा गया ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो। कभी भी आप स्प्रिंग को देखते होंगे, स्प्रिंग को खींचे और छोड़ दिए तो देखते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। या इसी को वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं या ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो दैट विल बी नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। 3 टाइप के मोशन समझ में आ गया कौन कौन से? रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, गोल गोल, एंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, स्प्रिंग वाला। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया? अब कई जगह आपने एक वर्ड मतलब सुना होगा जिसको कि बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये कल को आपसे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं और किस पैरामीटर पे बोल सकते हैं। तो तब बोलेंगे, उसका मानिए साइज है 1 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है ना, ये अपने साइज से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दैट ऑब्जेक्ट इज़ नॉन, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं किसके तौर पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे। इसके लिए इसको रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ये आपको नहीं आता होगा, इसको कॉपी में कहीं भी पॉइंट में लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर और वेक्टर ज़िंदगी भर पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जैसे मास है, मास में क्या बोलते हैं, 5 किलो। ठीक है, ये बोलते हैं 5 किलो मास ईस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो दैट इज़ नोन एज स्केलर। और मेरे तरफ से आपको स्केलर और वेक्टर में आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है ना, कंसेप्ट तो बता दिया कि जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है तो वेक्टर। आपको बस याद रखना है कि स्पीड, वर्क, ठीक है, स्पीड, वर्क, प्रेशर, 3 चीज़ याद रखिए। स्पीड, वर्क और प्रेशर, ये तीनों क्या है, स्केलर हैं। यही आपसे तीनों क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी। स्पीड, वर्क, प्रेशर, स्पीड, वर्क, प्रेशर। और वेक्टर में याद रखिएगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, ठीक है, बस ये 3, स्पीड, वर्क, प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैं रटने के लिए फिर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मतलब आपको कंसाइज करके कि यही तीनों बार बार पूछा गया है। स्केलर में याद रखिए, फिर से मैंने आपको बता दिया, स्पीड, वर्क, प्रेशर। और वेक्टर में
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, बस ये याद रखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी लिस्ट दे रखा है, तो स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आता होगा। डिस्टेंस ज़िंदगी भर पढ़ते हैं, मानिए यहाँ से चले, अब जाना यहाँ है, ठीक है, रास्ता ऐसे था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ, जितना पाथ लेंथ को कवर करना था दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। वही यहाँ से यहाँ एकदम सीधा शॉर्टकट दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ओरिजिनल पाथ इज़ नोन एज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एकदम क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात कभी होगी ही नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको स्टार मार्क कीजिए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। हमेशा ये ज़्यादा होगा किससे, ये डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी छोटा नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ दिया था, यूपीपीसीएस में 2 साल पहले, कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा गलत। कैसे ज़्यादा हो भाई, जो ओरिजिनल पाथ है वो हमेशा ज़्यादा होगा, या फिर बहुत हो गया तो बराबर होगा, छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसी स्टेटमेंट पर फंसा दिया था। समझिए, फिर से समझिए क्या बोला मैंने। डिस्टेंस, यहाँ से जाना था आपको, यहाँ जाना था, तो यहाँ से आप ऐसे 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 जैसे रास्ता बना हुआ था, गली कुची, यहाँ गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता था, या फिर मतलब कुछ ऐसे करके कि इसके बराबर। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट संभव है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट संभव है, बट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो गया छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो कैसे जो है सो उससे छोटा हो जाएगा। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, बढ़िया। अब स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड कैसा होता है, स्केलर होता है। अब इसमें भी यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब 1 घंटा में 50 चला, फिर अगले घंटे में 50 चला, फिर अगले में 50, फिर अगले में 50, तो क्या है, यूनिफॉर्म है, बदल नहीं ना रहा है, तो यूनिफॉर्म। ठीक है ना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब पहले 1 घंटे में चला 30, दूसरे में 25, फिर 30, फिर 32, तो ऐसे करके चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर आपसे जो क्वेश्चन बीपीएससी 2 बार पूछा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कितना अपन टोटल टाइम कितना, ऐसे करके नहीं पूछा है। ये तो बेसिक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आपसे जो वो क्वेश्चन पूछा है वो ये इस वाले में पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा है। मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, कभी भी एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, याद रखिएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़, इफ ए पार्टिकल, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है, अगर स्पीड उसका v1 है, स्पीड v1 से गया, v2 से वापस आया, सेम जगह पे, सेम वही एकदम एग्जैक्ट, यहाँ से चला यहाँ गया, ठीक, और फिर वहाँ से चला और यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है ना, और दोनों अलग अलग स्पीड है पहला। ठीक है ना, ठीक है, अलग अलग स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो पूछेगा अगर एवरेज, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, अलग अलग स्पीड है। ठीक है ना, ठीक, और v1 स्पीड से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद जो अगर आपसे v एवरेज पूछेगा तो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है ना, ठीक, जाने और आने की बात है तो हो जाएगा 2v1 प्लस v2, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको स्टार मार करके रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक ही जगह पे आने और जाने की बात नहीं बोला, मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो पूछेगा तो v1 प्लस v2 बाय 2, और यहाँ पर पूछेगा कि v1 से गया v2 से आया। ठीक है, सेम स्पीड सेम है। ठीक है, तो डैट विल बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है। ठीक है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा, u और v वही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते भी हैं, v बराबर u प्लस at। ठीक है, यही ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वही इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। नॉन यूनिफॉर्म में भी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आ रहा होगा।
अब यहाँ पे दो टर्म आ गया, एक आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक आ गया एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि आप एकदम मौज में चल रहे हैं, बिल्कुल आपका एकदम बिल्कुल अलग अलग हर एक एंगल पे अलग अलग करके जो है आपका वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेरिएबल वेलोसिटी, आप जहाँ जा रहे हैं एकदम वेलोसिटी आपका अलग अलग एकदम, देखिए जैसे कर्सर को कैसे अलग अलग जा रहा है। और मैं इस एट पार्टिकुलरली पॉइंट पे पूछ लूँ इस पॉइंट पे, यहाँ मानिए ए पे चले, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, आप चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है ना, आपको नहीं पता आप चल रहे हैं और आपका वेलोसिटी एकदम हर एक जगह अलग अलग है। लेकिन मैं पार्टिकुलरली किसी पॉइंट पे पूछ दूँ एफ पॉइंट पे कितना हो गया, तो वही चीज़ बोला है, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट इंस्टेंट यहाँ पे अभी कितना हो गया, तो वही चीज़ जो पूछा डेट इज इन इंस्टेंटेनियस। कहते हैं भाई बहुत अर्जेंट है, इंस्टेंटेनियस मुझे एकदम मतलब 500 रुपये भेजो, मतलब तुरंत भेजो, मतलब एट दैट टाइम, तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वही एवरेज वेलोसिटी का तो बता ही दिया, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट और कितना टाइम लगा उसको उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को जो है सो आपको यहाँ पे वो कर दिया है, ठीक है। डिस्टेंस 1 सेकंड में कितना है, इसको स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। और किसी पार्टिकुलरली डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया डेट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में एक चीज़ समझ में आ गया कि वेलोसिटी कभी भी बोलेगा तो किसी भी पार्टिकुलरली डायरेक्शन में उसका जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्यों करेगा, डायरेक्शन जैसे ही आ गया तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, और स्पीड क्या है, स्केलर। क्लियर हो गया। स्पीड हमेशा पॉजिटिव में, कभी सुने -20 की स्पीड से जा रहा है, नहीं। जबकि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। तो जब ये पॉजिटिव है तो एवरेज स्पीड इज़ नॉट जीरो, ठीक है, राउंड सर्कुलर में, ठीक है ना, याद रखना है, राउंड सर्कुलर में ये चीज़ याद रखना है। अभी आप आगे पढ़िएगा, जो क्वेश्चन में फंसाता है एईडीओ का, देखिएगा 20 तारीख वाला पेपर, क्या बोल रहा है कि राउंड सर्कुलर पाथ में क्या जीरो होगा, तो एवरेज स्पीड जीरो होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका स्पीड और वेलोसिटी एकदम बेसिक तरीके से क्लियर हो गया। मेनली जो याद रखना है स्केलर है और ये वेक्टर है, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आएगा, तो इसलिए दिमाग में तुरंत रहेगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो एकदम बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखते चलेगा तो एकदम याद होता चलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैरामीटर। यहाँ पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये सब पता चल जाएगा तो आगे का जितना भी चैप्टर है सब में उड़ाते हुए चलिएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन होता है, यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में के जो रेट में चेंज हो रहा है तो डेट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यहाँ से आपको पता होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, v बराबर u प्लस एटी, जो सॉरी इक्वेशन जो है v बराबर u प्लस एटी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं v माइनस यू बराबर एटी, और यहीं से अगर a की वैल्यू निकालेगा तो v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में रख लीजिए, मैक्सिमम जगह यही चलेगा, v बराबर u प्लस एटी, यहाँ से तो a निकालिएगा तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, डेट इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो समझ में आ गया होगा कि मैंने जो ये बोला कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, तो कहाँ से आया, v माइनस यू बाई टी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो मानिए कोई भी बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से शुरू हुआ दौड़ना और 80 तक गया, तो इनिशियल क्या था 20 और फाइनल क्या हुआ 80, और 20 सेकंड दौड़ा तो बाय टाइम तो बटे 20 हो जाएगा, तो 80 माइनस 20 बटे 20। समझ में आ रहा है, इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जहाँ से शुरू किया और फाइनल मतलब जहाँ पे ख़त्म किया। मैक्सिमम केस में अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया तो तुरंत आप मान लीजिएगा u बराबर 0 है, ठीक है। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने जब एनसीईआरटी पढ़ा था तब भी हम लोगों ने देखा था। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन के बारे में क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है कि एक्सेलरेशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी होगा एज वेल एज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिटरमाइन नहीं करता। मानिए बोल रहा है कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सेलरेट करते, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन बताएगा कि ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन की जानकारी मिल सकती है बट वो डायरेक्शन को बताएगा ही नहीं, डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, मानिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी प्लस में है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। मानिए आप एग्जांपल दे रहा हूँ, 60 की रफ्तार में, बोलते ना 60 की रफ्तार में चला, एक्सेलेट कर भाई, एक्सेलेट कर, तेज कर गाड़ी, तेज कर 60 की एकदम पूरा बढ़ा रहे हैं, एक्सेलेट कर रहे हैं, 60 हो गया, फिर वहाँ से 30 आ गया। तो आइए बताइए 60 से 30 हुआ, बढ़ा कि घटा, तुरंत दिमाग में आएगा बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन दीजिएगा कि पॉजिटिव। 60 से 30 में तो बिल्कुल घटा, तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है आपका वो घट रहा है। क्यों, अब मैंने अभी आपको बता दिया एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी जो चेंज हुआ वही क्या बताएगा फाइनली एक्सेलरेशन। तो पहले 60 था, अब कितना हो गया 30, तो इसका मतलब घटा, तो मतलब 60 से 30 हुआ मतलब -30 हुआ, और -30 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया वेलोसिटी कम हो गया, और वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल कम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया कम हो गया। समझ में आ गया कैसे सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वही फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 60 था अब 30 हो गया, तो मतलब स्पीड कम हुआ, और नेगेटिव साइन बताएगा कि स्पीड जो है सो वेलोसिटी कम हुआ के। समझ में आ गया। तो वही चीज़ है, हम लोग जो वहाँ पे ये चीज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी में जो है क्या क्या कहते हैं इक्वल चेंज हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। ठीक, जैसे कोई भी बॉडी का जो मोशन है अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, ठीक है ना, अंडर ग्रेविटी में अगर किसी का भी है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वो एग्जांपल है, ठीक है। अब अलग अलग डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि हम लोग कभी भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बोलेंगे, वहाँ पर क्या बोलेंगे वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वही वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में अगर बदलाव सेम नहीं है, अलग अलग में अलग अलग है, दैट मीन्स वेरिएबल है, याद रहेगा। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए कोई दिक्कत। अभी आपने कभी पढ़ा होगा F बराबर ma, कभी भी आपने पढ़ा होगा फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन अगर मास गुना एक्सेलरेशन ये मल्टीप्लाई है, ये एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के कारण है, माने ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम F बराबर m a को रिप्लेस करके g लिख देंगे, a बराबर g हो जाता है, ठीक है ना। जब भी ग्रेविटी का रोल आ जाएगा तो F बराबर mg, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी बॉडी अगर गिरेगा अंडर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हो जाएगा ये किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। तो इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि छोटा g 9.8 या फिर 10 लिखते हैं, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बार बार जो वर्ड यूज होता है इसका मतलब क्या होगा, छोटा g, ठीक है। और वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोग यूज करेंगे वो F बराबर g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है ना, ये बड़ा g हो गया, ये बड़ा g हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो ये छोटा g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ देख लेंगे, g है, ठीक है ना। अब g की वैल्यू आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, g मैक्सिमम एट पोल्स, ये चीज़ एकदम दिमाग में रखिएगा, बीपीएससी का फेवरेट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, g मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक। अब कोई भी बॉडी को हम जो है ऊपर की तरफ फेंकेंगे, वही चीज़ बोल रहा है कि कोई भी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी कम होगा, किस रेट से कम होगा, तो वही g के रेट से, तो 9.8 के मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के रेट से कम होगा। कब, जब किसी भी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, याद रहेगा, बोलिए, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये दिया होगा कि छोटा g की जो वैल्यू है ये डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, लिख लीजिए बार बार, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, बोलिए मेरे साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द, भैया देखिए यहाँ दिया हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ g डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, एकदम बढ़िया से याद रखिए, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक लाइन भी और लिखा होगा कि हैंस इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, अगर कोई भी बॉडी जो दो डिफरेंट मास है, 5 किलो 4 किलो, इसको ऊपर से नीचे गिराया जाएगा, ठीक है ना, नीचे गिराया जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे गिरेंगे ये मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन और बायंसी को अगर आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये जो नीचे गिरेंगे ये मास पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा g डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा वैल्यू 9.8, तीसरा मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ होती है, पोल्स पे होती है, ठीक है। तो एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक, बढ़िया। अब आते हैं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या, एकदम ब्रुम ब्रुम कर रहे थे, हाथ से बढ़ रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे थे तो गाड़ी बढ़ती गई, अब छोड़ दिए तो उसी को बोलते कम होता गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होता गया तो उसको क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हम लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो वही नेगेटिव एक्सीलरेशन दैट इज विल बी नोन एज रिटार्डेशन, कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, पीछे चला गया, तो वही चीज़ है रिटार्डेड। तो वही वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, इट इज़ नोन एज डी एक्सीलरेटेड या फिर रिटार्डेड, याद रहेगा, बढ़िया, ठीक, एकदम बढ़िया। अब आ जाइए इक्वेशंस पे, ठीक है, इक्वेशंस पे। तो पहला v बराबर u प्लस ए टी, अब इसमें आपको दिमाग में रखना कि पहला इक्वेशन यही है, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ठीक है। ये तीनों एकदम दिमाग में एकदम धंसा हुआ होना चाहिए।
अब पता कैसे लगेगा किस में कौन सा लगाना है? तो दिमाग में अगर कहीं भी टाइम की बात नहीं हो रही है तो ये वाला लगेगा, पहला चीज़, ठीक। दूसरा चीज़, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है तो ये दोनों लगेगा, ये भी पता होगा। टाइम की बात होते हुए एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो कुछ इस हिसाब से घुमाएगा, तो एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखिए v बराबर u प्लस AT, अगर यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं तो ये तो जीरो हो गया, तो v बराबर AT तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। जहाँ पे आपको एक वेलोसिटी पता है फाइनल, एक्सेलरेशन और टाइम पता है, तो ये लगा दीजिएगा। s बराबर हाफ AT ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये वाला जो फॉर्मूला देगा ना, तो इसमें मैक्सिमम टाइम आपको इनिशियल नहीं देगा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो s बराबर हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से जब भी s की बात होगा और हाफ AT स्क्वायर की बात होगा तो ये लगा दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा जो है सो इसमें कभी भी बात करेगा वेलोसिटी की, v स्क्वायर, इसमें भी आपको इसको कई बार गैप कर देगा, तो v स्क्वायर बराबर 2as। जहाँ भी डिस्टेंस की बात कर देगा तो ये डिस्टेंस की बात आते ही ये दोनों में से लगेगा, याद रखिएगा, क्योंकि s है तो s आते ही तुरंत दिमाग में डिस्टेंस की बात आ जाएगा। वो आप 2-4 क्वेश्चन कीजिएगा, हम लोगों ने पहले भी बहुत किया हुआ है, अब आगे करेंगे, पहले एक बार इसको निपटा दें, एटलीस्ट कम से कम मैकेनिक्स ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है सो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप NCERT जाइए, ठीक है ना। NCERT मैं आपको बता दूंगा कि NCERT में पेज नंबर कल मैं ही करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा, एटलीस्ट PDF दे दूंगा, तो कल आप उसको जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर दिया क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया। अब फ्री फॉलिंग बॉडीज़ है, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडीज़ मतलब ऊपर से नीचे की एकदम धड़ाधड़ गिरेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी भी हाइट से उसको फेंका गया या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, कभी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, वर्टिकली फ्री फॉलिंग है तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगा। वही नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है, स्पीड कम होता है, ये तो चीज़ बेसिक पता होगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानेंगे कि नेगेटिव, तो बिल्कुल, तो हम इसकी जगह पर एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जब ऊपर से नीचे आएगा तो हम प्लस g लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या a बराबर माइनस g लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो रही है और अपोजिट हम जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। साथ ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रेविटी के साथ में आएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v बराबर, ठीक है, gt। क्यों? क्योंकि मतलब v बराबर u प्लस AT लिखते हैं, ठीक है। अब ये जीरो हो गया और a बराबर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v बराबर gt। सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ये तीनों याद रखना, बस एक बार दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सब कोई ज़्यादा याद रखना नहीं है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, इस ग्राफ से आपको 2-3 चीज़ बस याद रखना है। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम किसकी बात करता है, वेलोसिटी की बात करता है, तो रटने वाली चीज़ तो है ही नहीं। अब ये रटना ही नहीं है कि ये ग्राफ क्या बताएगा, अरे भाई वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ क्या देगा, तो वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये जब भी ऐसा वैल्यू आता है तो आपको पता ये क्या होता है, कांस्टेंट है, ये पैरेलली चल रहा है, मतलब ये भी वैल्यू इतना, ये भी वैल्यू इतना। वही अगर वही मतलब क्या कहते हैं, लगातार बढ़ने वाला तो ये रहता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता, और ये अगर कम रहता तो इस टाइप का ग्राफ आता, तो इसका मतलब कम रहता, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मतलब नीचे गिर रहा है, ये देखिए बढ़ते 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 गिर रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है तो डैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, और ये एकदम बिल्कुल पैरेलल हो गया तो डैट मीन्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये 3 चीज़ यहाँ से आपको ये चीज़ चमक गया होगा, ठीक, बढ़िया। ये चीज़ है तो ये अपने हिसाब से देखिए बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, इसमें हम क्या बता सकते हैं, कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एकदम बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि इनिशियली बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, और फिर जाके एक जगह जाके क्या हो गया, रुक गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वही स्लोप निकाल के फिर जो है सो इसका निकालेंगे। तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी गुना टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हम लोगों ने कई बार वहाँ तब भी देख लिया था, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये सब हम लोग जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये सब पढ़ने के लिए आराम से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही सब चीज़ बोल रहे हैं, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ये 2 केस आपने जो फील किया वही चीज़ याद रखिए। जब कोई ट्रेन यहाँ है आपके साथ में चल रही है, ये ट्रेन भी साथ चल रही है, तो स्पीड बहुत कम लगता है, ठीक है ना, स्पीड बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि जो अगर आप उसको देखिएगा विथ रेफरेंस टू, आप मानिए बी है वो ए है, तो वो अगर आप उसको उसके रेफरेंस में देखिएगा
उसके रेफरेंस में देखेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वो अगर आपको देखेगा तो वो देखेगा तो वी ए माइनस वी बी, मतलब एक दूसरे को देखेगा तो आपको स्पीड कम लगेगा जब दो ट्रेन एकदम सेम डायरेक्शन में चल रही है। और कई बार देखा होगा कि आप इस ट्रेन डायरेक्शन में जा रहे हो उधर से और एकदम धर धरा के एकदम निकलती है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो वही अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ आप जो हम लोग बचपन से बेसिक पढ़ते आते हैं वही दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। क्या करते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कई बार उसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ये है कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए होंगे एकदम सिर खिड़की के सामने, बगल में कोई ट्रेन होगी, कई बार ना वो उसकी गाड़ी जाती रहती है, हमको लगता है कि हमारी गाड़ी चल पड़ी, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल रिलेटिव वेलोसिटी का है, ठीक है ना। आपको रिलेटिव में लगता है कि वो चल पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ है, सेम डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वेलोसिटी, और सेम डायरेक्शन में होगा तो घट जाएगा। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा से पढ़ते होंगे, डेली बेसिस पर है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल, इसको अपने में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है तो हम इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। कोई भी बॉडी को फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, उसके बाद वो गिरेगा। इसी के बीच में आपको एंगल पूछ लेता है, मैक्सिमम हाइट पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, रेंज पूछ लेता है, कितना तक गया होगा। ये अपने को ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल हमारे काम का उतना नहीं है क्योंकि हमसे इसमें जो है क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इससे पहले देख लिया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या जाना, एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे ट्रेन है, आपकी ट्रेन और अगले वाले की भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना, मतलब आप इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है ना, आप इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहा है, तो ये हमेशा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ये अपने दैनिक ज़िंदगी में भी देखा होगा। और अगर आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगला भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मानिए अगर ये 60 है और ये 50 है, तो आपको ये देखेगा इसकी स्पीड को, इसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये इसकी स्पीड को 10 की स्पीड में देखेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ मैंने बोला दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके बाद प्रोजेक्टाइल के बारे में बता दिया। हमारे सिलेबस में अभी तक एक बार भी बीपीएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। उसका सर्कुलर मोशन, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोजेक्टाइल में वही जो मैंने बोला, रेंज का g²/g अगर डायरेक्ट याद रखेगा, कितना हाइट गेन किया, वही चीज़ है। बॉल को फेंके, मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया, कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, वर्टिकल से कितना रेंज गया, तो ये सब का फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा मन करे तो, जिसमें भी हाइट का u² sin²/2g, रेंज का u²/g और टाइम पीरियड का 2u sin²θ/g, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सर्कुलर मोशन पे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते, यूनिफॉर्म मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। एईडीओ थर्ड फेज में यही क्वेश्चन आया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। When an object follows a uniform path, circular path at constant speed, the motion is called uniform circular motion। एनसीईआरटी की पहली लाइन थी, वहीं से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना, कि अगर स्पीड पूरा कांस्टेंट रहा दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, बढ़िया। और यूनिफॉर्म है तो सेम रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंज। लीनियर मोशन है, ठीक है ना, सर्कुलर नहीं है, लीनियर है तो डायरेक्शन चेंज नहीं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो डायरेक्शन जो है सो कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया, ये चीज़ बोल रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या है कि द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर टू द स्पीड विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली इन डायरेक्शन। वेरी गुड। अब आपको पता है मैंने क्या बोला, कांस्टेंट क्या रहता है, स्पीड, बट वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है ना, वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन वो क्या हो गया, चेंज होता रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछेगा, अगर ये देखिए मानिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर है, ठीक, मोशन, ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है, ठीक, वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो रहा है। अगर उसी दौरान अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस टाइम में क्या है, तो अब क्या बोलेगा, ये टेंजेंट मानिए इसको जो है, अगर अलग अलग मैं इसको मैं वो कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इस हिसाब से अलग अलग में, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा मतलब रिलेटेड टू कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो ये किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग द टेंजेंट होगा कि नहीं होगा,
अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट दैट इंस्टेंट होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ जो है सो ये पूछता है क्वेश्चन। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप जाके देखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही। तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन कोई सी इंस्टेंट पे क्या होगा, तो ये होगा अलॉन्ग द टेंजेंट, अलॉन्ग द टेंजेंट, ठीक है, याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अंडरगोज एक्सेलेरेशन, ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलेरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या सीखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन अगर पूछ देगा तो अलॉन्ग द टेंजेंट, अलॉन्ग टेंजेंट, और क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो इसलिए अगर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, याद रहेगा, बोलिए। जैसे एग्जांपल में वही मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द सैटेलाइट जो यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी वही जो एंगल बनाएगा लाइन, ठीक है ना, मूव करते करते जो भी एंगल बनेगा दैट इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी, उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप बस इसको नाम बस जान लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी जो बनाएगा मूवमेंट के दौरान एंगल, ठीक है। टाइम पीरियड बराबर 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, टाइम पीरियड बराबर 1 बाय फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, बस ठीक है। जो चीज़ बता रहा हूँ काम का वो चीज़ देखिए, ठीक ठीक। हाँ, अब आ जाइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बस जान लेते हैं, इसके एग्जांपल्स वगैरह एनसीईआरटी के थ्रू कल जब मैं दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले न्यूटन्स के बारे में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रहेगा। और ये मेनली लॉ ऑफ इनर्शिया, तो डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग में देगा, फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सामने में लिखा रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ठीक, वही लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में दे रहा है, ठीक है। कोई भी बॉडी अपना जो स्टेट को चेंज खुद से नहीं करना चाहती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के बिना नहीं चाहती है कि कोई भी चीज़ चेंज हो, दैट इज़ नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया के बारे में बताता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी जो लाइटर बॉडी है, मतलब हल्की बॉडी है, उसके पास हमेशा लेस इनर्शिया होगा हैवियर बॉडी से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, मास को क्या बोल सकते हैं, मास इज ए मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, कोई बॉडी नहीं, ठीक है, बढ़िया। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रिकेट का बॉल जो होता है ड्यूस बॉल और टेनिस बॉल, ड्यूस बॉल ज़्यादा हैवी होता है, तो अगर वो एक बार उसको भी सेम वेलोसिटी से फेंके और टेनिस को भी फेंके एक साथ, तो जिसका ज़्यादा मास है जो ड्यूस बॉल है, इसको रोकना जो है मुश्किल है, ठीक है ना। तो वही क्रिकेट बॉल को रोकना, क्योंकि मोर मास है तो उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक। अब इनर्शिया भी जो है दो टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो ये चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, वही वाला बात जो बस में जो चलते हैं तो अचानक से झटका दिया, अचानक से ब्रेक लगा, याद आया, तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, जब भी कोई भी ट्रेन फॉरवर्ड होती है तो पैसेंजर जो है वो टेंड टू फॉल बैकवर्ड, आगे की तरफ ब्रेक मारता है तो पीछे की तरफ, दैट मीन्स हम लोग क्या चाहते हैं कि रेस्ट में ही रहें, ठीक है। और वो बॉडी क्या मतलब हम लोग क्या मोशन में थे उतने देर से, तो हम मोशन में ही चाहते हैं, लेकिन बॉडी क्या रेस्ट में आना, वो जो है सो बस जो ब्रेक लगाता है तो वो ब्रेक मार के बॉडी को रेस्ट में लाना चाह रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो मोशन में थे तो मोशन में, तो इसलिए जो हम आगे की तरफ आते हैं, जैसे लेफ्ट की तरफ मुड़ता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, राइट की तरफ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे वही हैंगिंग कारपेट जो है उसको जो है सो स्टिक से मारा जाता है तो डस्ट जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, डस्ट ऊपर से मतलब ऊपर इन द सेंस कि निकलने लग जाता है। रीज़न क्या है, तो जहाँ पे जो आप जो डंटा मार रहे हैं, ठीक है ना, तो डस्ट पार्टिकल जो थे वो क्या थे, वहाँ पे सेटल हो गए थे, जाके बैठ गए थे एकदम आलसी की तरह, लेकिन जब उसको जो है ठोका जा रहा है तो वो ऊपर उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ठीक, याद रहेगा, याद रहेगा, बढ़िया। फिर ये जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना, वही एक पर्सन जो बाईसाइकिल चला रहा है, ठीक है ना, अब उसने बाईसाइकिल जो चला रहा है तो पैडल मार रहा है, तो पैडल मारते 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 बीच में छोड़ भी दिया, तब भी गाड़ी तुरंत रुकती नहीं, क्योंकि वो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो उस स्टेट में है, तो वो जो चल रहा है चलने लगेगा, ठीक है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर आप जब तक ब्रेक नहीं मारेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिएगा, बाकी हम लोग फिर वापस इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आप एग्जांपल देख लीजिएगा, वो एकदम सिंपल एग्जांपल है, PDF तो है ही आपके पास। जैसे वही बोला मैंने, रनिंग कार स्टॉप सडनली, ठीक है ना,
द पैसेंजर इज जर्क्ड फॉरवर्ड, जैसे ही ब्रेक मारेगा आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी चाहता है कि हम तो मोशन में ही रहें, लेकिन वो हम तो ब्रेक मार चुके होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्सी ऑफ द बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ सीधा याद रखना है मोमेंटम के बारे में, F बराबर एम में, P बराबर एम भी, दो चीज़ एकदम दिमाग में रहे, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये बोलता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स जो आपने अप्लाइड किया, ठीक है, याद रखिएगा। तो F बराबर एम ए। अब यहीं से हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये आगे पढ़िएगा, F बराबर दे देगा एम, F बराबर एम V माइनस यू बाई टी। तो समझ में आ गया, तुरंत दिमाग में चमक गया होगा कि कल अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, A बराबर V माइनस यू बाई टी। तो V माइनस यू बाई टी, तो किसकी वैल्यू? A की वैल्यू। तो F बराबर एम ए, समझ में आया, ठीक। तो वही फोर्स का जो है सो वैल्यू m इंटू ए, और a को भी हम v माइनस यू बाई टी करके लिख सकते हैं। तो वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा कि फोर्स निकालना है, मास दिया है क्वेश्चन में और वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो तुरंत दिमाग में ये वाला फॉर्मूला चमक जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए चलना है, तो हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही P बराबर एम बी, मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक। इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? जो फोर्स बॉडी पे लगा एकदम कम टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। जैसे बॉलर आया बॉलिंग कराया, बैट्समैन आया, बैट्समैन के पास क्या है? बैट है, ठीक है, इसने बॉल फेंका, तो बैट पे बॉल एकदम कम टाइम के लिए जो है, तो एकदम कम टाइम के लिए आया ना, फिर इसने मार दिया, तो जो कम टाइम के लिए लगा डेट इज़ नोन एज, जो लगा फोर्स डेट इज़ नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल, हिटिंग ए बॉल विद अ बैट, इन ड्राइविंग ए नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विथ ए हैमर, वो जो मार रहे हैं खट 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 खट, तो कितने देर? कम देर के लिए, तो डेट इज़ नोन एज इम्पल्स। इन फायरिंग ए गन, ठीक है, और देखिए गन फायर किया, वो उसमें अलग चीज़ है, इम्पल्स लगा, और जो वो जो वापस जो बैक रिकॉयल है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है ना, रिकॉयलिंग ऑफ गन। फायरिंग ए गन अलग चीज़ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, और रिकॉयलिंग ऑफ गन जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जो झटका मारता है वही, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, यही चीज़ है। इम्पल्स बराबर देखिएगा तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपको पता है कि जो बॉलर जो है, जो फील्डर जो है वो अपना हाथ पीछे करके मोमेंटम को क्या करता है? डिक्रीज कर लेता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये वाला एग्जांपल इसका जो बॉलर वाला है वो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे व्हीकल वगैरह में शॉकर्स दिया जाता है, ठीक है ना, अनइवन रोड पे जाते हैं तो इम्पल्सिव फोर्स जो लगता है उसके कारण वो झटके से, वो जर्क से टूटे नहीं, तो इसलिए जो है सो, या जर्क ना लगे, तो इसके लिए जो है सो वो दिया जाता है। दैट विल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मेनली आपको वो फील्डर वाला क्वेश्चन जो है वही पूछेगा, ठीक। तो F बराबर एम ए, याद रखिएगा, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वही चीज़ बोला है, दिस मीन्स दैट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज़ मूविंग इट विल रिमेन मूविंग विद द सेम स्पीड। ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करेगा, रुका है तो रुकेगा, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, यही स्टेटमेंट देगा। अभी जो 25 तारीख वाला एग्जाम हुआ था उसी में पूछा था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दो डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, बिल्कुल सही, दो डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए एक्शन और रिएक्शन, और इसकी वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट होगी, ठीक है, वही चीज़, एंड डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है, याद रहेगा, ये चीज़ बोल रहा है। इसका तो मेनली इसमें एग्जाम्पल ही पूछता है, वही बुक ऑन द टेबल जो रखा हुआ है, ठीक है ना, तो द बुक एग्जैक्ट फोर्स ऑन द टेबल, और किसके बराबर होगा? वो वेट ऑफ द बुक के बराबर होगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है। वॉकिंग चलते हैं, फायरिंग फ्रॉम द गन, आप जो अचानक से नाव में देखते हैं, नाव में से अचानक से उछल के कूद जाते हैं तो नाव पीछे चली जाती है, दैट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब कल आते एकदम तुरंत दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लाइट ऑफ द जेट प्लेन, ये जो ऊपर जाते हैं तो याद है नीचे की तरफ जो धुआं जो रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, ये चीज़ दिया रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ से आपका जो फंडामेंटल फोर्सेज स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक रहते हैं, ठीक है, और यहाँ तक जो है मैं आपको कल जो है आते ही सबसे पहला काम करूँगा, PDF तो आज ही दे दूँगा, ठीक है, एनसीईआरटी का आप भी डाउनलोड कर सकते हैं खुद से जाके, क्लास 9th का, ठीक है ना, मोशन चैप्टर नंबर 8, ठीक है, देखिए उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला भी आप उसमें जो है सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वगैरह उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है उसमें, जो क्वेश्चन जो मैंने बताया V बराबर U प्लस AT, ठीक है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब चीज़ जाके देख सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी जो चीज़ें हम लोगों ने उसको भी कवर किया है, उसी को आज यहाँ पे हम लोगों ने रोक दिया है न्यूटन्स थर्ड लॉ तक। वैसे देखिएगा तो एनसीईआरटी से वो 8 नंबर चैप्टर, 9th नंबर चैप्टर, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9th, क्लास 9th का आपका ख़त्म हो चुका है। अगर आप एनसीईआरटी जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कल पहले ही आते ही, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है कि तुरंत ख़त्म करना है, बहुत टाइम है। एक्चुअली जितना भी पढ़िएगा उतना 100% सही करिए, मेरा यही कहना है। आधा सीधा कहीं और से कहीं से भी पढ़ के और फिर उसके बाद बनता नहीं है तो वो चीज़ नहीं, यहाँ से पढ़िए, एकदम काम आपको करेगा। कल आते ही सबसे पहले एनसीईआरटी का वो जो समरी है वो दिखाऊंगा, समरी इन द सेंस पूरा एनसीईआरटी का दिखाऊंगा, पेज क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर पूछूंगा कि कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो अच्छे से करिए। उसके बाद अगला जो अब स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का, और यहाँ पे भी सेम उसी सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, जय महाकाल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।